भर्तृहरि कौन थे? अनेकों लोक कथाएं, किंवदंतियों उनके बारे में प्रचलित हैं, पर हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि भर्तृहरि नाम का एक विद्वान, जिसने भारतीय व्याकरण शास्त्र की अंतिम मौलिक कृति वाक्य पदियम, जो हम लोगों को भी एमए की क्लास में पढ़ना पड़ा था, की रचना की थी। और एक ग्रंथ का उल्लेख करना चाहूँगी, शतक त्रयम, श्रृंगार, नीति और वैयाकरण। इसका भी उल्लेख श्री कटारे जी ने अपने ग्रंथ में किया है। भाषांतर करने के पीछे व्यक्ति भर्तृहरि को जानना बहुत आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने बंग पाठकों के साथ उनका परिचय करवाना अनिवार्य समझा। वे विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। 7 बार उन्होंने गृह त्याग किया और राज्य में वापस आए तथा अंत में गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उनकी इस मानसिक स्थिति का वर्णन, द्वंद्व, ऊहापोह का वर्णन आप इस ग्रंथ में पाएंगे। तत्कालीन उज्जैन की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों के मध्य भर्तृहरि का राज्य छोड़कर जाना हमारे लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र था। उनके गृह त्याग का कारण रानी पिंगला बताई जाती है। उनकी इस मानसिक स्थिति का मनस्तात्विक विश्लेषण के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। लाख समझाने के बावजूद वे गृह त्याग, राज्य त्याग करने को विवश हो जाती है। वे कहते हैं, मेरे सामने 2 ही विकल्प खुले हैं, एक तो मैं आत्महनन कर लूं अथवा मैं वैराग्य का रास्ता ग्रहण करूं। ये उनके आत्मग्लानि को व्यक्त करने की भाषा है। दूसरा चरित्र जो हमारे लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र था, वह महामात्य और वैसिका दासी का परस्पर आत्मिक संबंध में थे, जो जुड़ा होने पर भी जुड़ नहीं पाते हैं अपने कर्तव्यों से बंधे होने के कारण। एक ओर जहाँ भर्तृहरि का कर्तव्य से पलायन, दूसरी ओर महामात्य और वैसिका की कर्तव्य निष्ठता में हमें एक मुग्धता दिखाई देती है। 2 विपरीत ध्रुवों पर नैतिक परिस्थितियों का सामना वे कैसे करते हैं, इसका अत्यंत ही भावुक चित्रण श्री महेश कटारे जी ने अपने ग्रंथ में किया। ये कथानक हमें बार बार याद दिलाता है कि महाभारत की आनिशंस और अनुक्रोश, ये दोनों धारणाएं इस तरह से महामात्य और वैसिका दासी के अंदर गूंथ गए हैं, जो हमारे लिए सबसे अच्छा आकर्षण का कारण था। इन्होंने अपनी इच्छाओं का बलिदान करके प्रशासकीय चिंता से जो सर्वदा बंधे रहे, वही भर्तृहरि आत्मग्लानि से जूझते हुए गृह त्याग कर चले गए। ये दोनों नैतिक धाराएं पुस्तक में एक साथ दिखाई देती हैं, जो हम दर्शन के छात्र छात्राओं के लिए अथवा शिक्षकों के लिए भी ये अत्यंत ही सुंदर प्रसंग था। कुछ समस्याओं का सामना हमें भी करना पड़ा अनुवाद के वक्त, पर अंत भला सो सब भला। पुस्तक आपके हाथ में है, पढ़ें और इसकी समीक्षा करें, यही आग्रह आप सबसे हम करते हैं। और अंत में मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर हमने महेश कटारे जी का नाम नहीं दिया। इसका कोई विशेष कारण नहीं था। इसका कारण सिर्फ इतना ही था कि पृष्ठ कवर पेज पर जो चित्र था, वो चित्र जो है वो बहुत कुछ ढक जाता, और 3 जो भी अनुवादक थे, इसलिए काफ़ी स्पेस जो है वो कवर पेज ने ले लिया था। और दूसरी बात ये भी है कि संस्कृत के ग्रंथों में हम लोगों ने बहुत से क्षेत्रों में देखा है कि मुख्य लेखक का नाम ऊपर कहीं नहीं रहता है, लेकिन भीतर अवश्य उनका नाम भी रहता है, लेकिन जिन्होंने कमेंट्री वगैरह लिखी है उनका नाम ही ऊपर रहता है। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे रामकृष्ण विष्णु का ही है, जिन्होंने इतनी पुस्तकें छापी हैं, लेकिन मूल लेखक का नाम उसके ऊपर नहीं है, लेकिन अंदर अवश्य उसका नाम रहता है। इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे देना चाहती हूँ। यदि किसी को इससे जरा सा भी कुछ हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद। Thank you.
के जनसंचार विभाग के डीन सीधे कृपा शंकर जी को आवाज देता हूँ, वो आए और अपना वक्तव्य रखें 20 से 22 मिनट। मुझे नहीं पता है कि इस सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है, और अभी जो मैडम कह रही थी कि पहले पृष्ठ पर लेखक का नाम नहीं गया है, और चूंकि उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है तो सवाल वाजिब बनता है। ये बताना चाहता हूँ मैं कि कॉपीराइट एक्ट का भी उल्लंघन है। मूल लेखक का नाम प्रथम पृष्ठ पर न जाना, चित्र मैंने भी देखा है। और मैडम यही मैं बताना चाहता हूँ कि मैं विश्वविद्यालय की इसमें जो पत्रिका है बहुवचन, उसका संपादक हूँ और उसके पहले 25 वर्षों तक मैंने पत्रकारिता की है। तो आवरण पर सतीनामा प्रकाशन के लिए जगह है, 3 अनुवादकों का नाम छापने के लिए जगह है और लेखक के लिए नहीं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो जितेंद्र चितांशु मेरे आत्मीय मित्र हैं और आत्मीयता ही असहमति का अधिकार देती है, तो मैं मैडम से अपनी असहमति जाहिर कर रहा हूँ। मंच पर एक तो यह है कि इस कार्यक्रम की इसलिए भी प्रशंसा करनी चाहिए कि बहुत दिनों बाद पुराने मित्रों से मुलाकात अग्रवाल साहब आए और कलकत्ता की हिंदी पत्रकारिता को लेकर के जो चिंताएं सीताराम जी ने जाहिर की हैं सोशल मीडिया में, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। जनसत्ता में हमारे लेखक थे, 2 स्तंभकार थे, 2 यहाँ पर हैं, संतन कुमार पांडे और रावल पुष्प जी। और आज एक मुझे एक ऐसी कलकत्ता की अद्भुत मेधा से मेरी भेंट हुई गिल साहब से। रिसर्च कैसे लिखा जाए, रिसर्च आर्टिकल उनका बंगाल के रेनेसा पर एक लेख उनका छपा है, और अश्क जी ने तो हमारे साथ काम ही किया है। हम दोनों लोग एक दूसरे को बाबा कहते हैं। और बाकी अन्य सुधीजन मित्रों, मैं इतिहास के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि आप जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता का जन्म एक अंग्रेज की बदौलत हुआ, और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में पत्रकारिता इंग्लैंड से आई है। एक अंग्रेज आया जेम्स अगस्टस की, और 29 जनवरी 1780 को उसने एक अखबार निकाला, हिकिस बंगाल गजट और द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, और उसका जो मोटो था मस्ट हैव के ठीक नीचे छपता था, ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। ये भारत में पत्रकारिता की पहली प्रतिज्ञा है कि उसे किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, वो चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, किसी से प्रभावित न हो। तो आज ये हम समूची पत्रकारिता आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या वह किसी से प्रभावित नहीं होती। कलकत्ता में 5 भाषाओं की पत्रकारिता का जन्म हुआ। 21 बंगाल गजट अंग्रेजी का अखबार, हिंदी का पहला अखबार यहीं से निकला 30 में 1826 को जून किशोर शुक्ल ने निकाला। उसके पहले 1822 में जामे जहानुमा निकला उर्दू का पहला अखबार, और सदाशुक मिर्जापुरी उसके संपादक थे, हरिहर दत्त उसके मुद्दे और प्रकाशक थे। राजा राम मोहन राय ने उसी साल फारसी का पहला अखबार निकाला मिरातुल अखबार, और 1818 में बांग्ला का पहला अखबार निकला था समाचार दर्पण। तो 5 भाषाओं की जो जन्मस्थली है जो पत्रकारिता, और 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और उस समय हिंदुस्तान के 3 सांस्कृतिक संबोधन हुआ करते थे, आर्यावर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान। वो अखंड था, पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश 1971 की बात है। तो वहां उस पूरे अखंड में उन समाचार पत्रों का प्रसार होता था। जब 1865 में शिशिर घोष ने बांग्लादेश में गांव है जेसोर में अमृत बाजार, तो उस गांव से एक अखबार निकाला अमृत बाजार पत्रिका। और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, तो रातों रात उन्होंने अखबार का नाम बदल दिया और वो अंग्रेजी में निकलने लगा। और बाद में 1937 में उन्होंने युगांतर निकाला, जो युगांतर एक ऐतिहासिक अखबार है। तो उस कालखंड में जब भारत अखंड था और जितनी भाषाओं में अखबार निकल रहे थे,
ब्रिटिश अन्याय और अनीति का सामना राजा राम मोहन राय को भी झेलना पड़ा और इसीलिए मिरातुल अखबार उन्हें बंद कर देना पड़ा। बाद में जरूर उन्होंने बंगदूत निकाला 3 भाषाओं में और मेडिकल मैगजीन भी 3 ही अंक थे। तो उस अखंड भारत में एक साथ 2 धाराएं चल रही थी। एक स्वराज जो आजादी की अखबार निकल रहे थे और दूसरा था समाज सुधार। तिलक ने आजादी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 1881 में उन्होंने केसरी निकाला मराठी, अंग्रेजी में भी मराठा निकाला और उनकी उस संवेदना का प्रसार यहाँ लाला लाजपत राय भी कर रहे थे, लाहौर से लेकर के पंजाब तक, और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में कर रहे थे, उन्होंने वंदे मातरम निकाला। और उसके लिए आप जानते हैं कि स्वराज की पत्रकारिता के लिए जो मिशन की पत्रकारिता कही जाती है उसके लिए मैं अक्सर 3 शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। क्यों? वे 3 शब्द हैं जेल, जब्ती और जुर्माना। तो उस कालखंड की जो मिशन की जो पत्रकारिता है उसे बराबर जेल, जब्ती और जुर्माने से जूझना पड़ा। तिलक को ही जेल में जाना पड़ा, सबको जाना पड़ा। और उस समय के जितने राजनेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फारूक ब्लॉक अखबार निकाला, बिपिन चंद्र पाल वंदे मातरम निकाल रहे थे, गांधी ने 1919 में नवजीवन निकाला, यंग इंडिया निकाला, 1935 में हरिजन निकाला। इसी कलकत्ता में 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उर्दू का एक ऐतिहासिक अखबार निकाला, अल हिलाल। और देखिए कि उस समय समूची पत्रकारिता किस तरह से कदम ताल कर रही थी, चाहे मराठी पत्रकारिता हो, बांग्ला पत्रकारिता हो, हिंदी पत्रकारिता हो, उर्दू पत्रकारिता हो। 1957 में जब पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया तो मोहम्मद बाकर अली एक अखबार निकालते थे, दिल्ली उर्दू अखबार, और उसमें भारत के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने एक फरमान जारी किया और उसमें एक पंक्ति कही थी कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के यह जंग लड़े, इस पाक जंग में शरीक हों। और एक पंक्ति कही थी कि इंसान की सबसे बड़ी बरकत उसकी आजादी। और वह फरमान छापने के कारण और बाकर इतने प्रभावित हुए बहादुर शाह जफर से कि उन्होंने अपने अखबार दिल्ली उर्दू अखबार का नाम अखबार जफर कर दिया। उसी साल 1857 में बेदार वक्त ने एक अखबार निकाला था, पयामे आजादी। तो मित्रों, वह फरमान छापने पर 1857 में अंग्रेजों ने मोहम्मद बाकर अली को दिल्ली में 3 दहाड़े गोली से उड़ा और पयामे आजादी के अंक जिन पाठकों के यहां मिले उन्हें भी फांसी दे दी गई। 1907 में एक अखबार निकला स्वराज, शांति नारायण भटनागर ने निकाला था, इलाहाबाद से, उर्दू का अखबार था। उसके 8 संपादकों को जेल हुई, काले पानी की सजा हुई। उसमें विज्ञापन चलता था, चाहिए स्वराज को एक संपादक, वेतन 2 सूखी रोटियां और हर संपादकी पर जेल की सजा। इसके बावजूद स्वराज को संपादक का टोटा नहीं पड़ा। तो इतनी गौरवशाली परंपरा रही। और उस कालखंड को 19वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक है और 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशक वो हिंदी पत्रकारिता का तिलक युग है। तिलक से मैंने अभी निवेदन में कर रहा था कि कैसे लाला लाजपत राय से लेकर को तो लाल बाल पाल के नाम से वो त्रयी मशहूर ही। और तिलक के विचार किस तरह से बाकी भाषाओं में आए, इसके लिए माधवराव सप्रे ने 1907 में नागपुर से हिंदी केसरी निकाला। और हिंदी जानते थे सुब्रमण्य भारती दक्षिण का इतना महान कवि, तमिल का महान कवि, तो सुब्रमण्य भारती उस समय इंडिया निकालते थे तमिल में। तो उन्होंने हिंदी चूंकि उन्हें आती थी, वो बनारस में रहे थे, तो अनुवाद करके ले आते थे। तो तिलक के विचारों का जो प्रसार हुआ, भिन्न भाषिक समाजों में प्रसार हुआ, इसका श्रेय भी पत्रकारिता को जाता है, हिंदी को जाता है। तो वह जो जेल जब्ती और जुर्माने की पत्रकारिता थी, उसके समानांतर समाज सुधार की पत्रकारिता भी चल रही थी। जब 1881 में तिलक ने मराठी में एक साप्ताहिक अखबार निकाला था,
केसरी, तो उसमें उनके आरंभिक सहयोगियों में आगरकर भी थे। लेकिन आगरकर ने कहा कि नहीं, ये जो महाराष्ट्र में हम देखते हैं छुआछूत कितना है, तो पत्रकारिता का उद्देश्य आजादी उतनी जरूरी नहीं है, कम से कम अंग्रेज तो छुआछूत नहीं मानते। और ये जो मतभेद हुआ तिलक और आगरकर में, तो उन्होंने सुधारक अखबार निकालना शुरू किया। उसके ठीक पहले महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और एक अखबार निकाला था दीनबंधु, और उसी का विस्तार 1920 में हुआ जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बंबई से मराठी में पाक्षिक अखबार निकाला मूक न्याय। उन्होंने 1927 में एक दूसरा पाक्षिक निकाला बहिष्कृत, तीसरा निकाला जनता, उसके बाद समता, और फिर 1956 में प्रबुद्ध भारत। और उनकी समूची पत्रकारिता में आप देखें सिर्फ दलित संदर्भ है, छुआछूत का संदर्भ। और वे कहते हैं जो परेशान थे मनोगत का, पहली संपादकीय वो आजादी की लड़ाई की बात नहीं करते। 1920 एक ऐसा वर्ष है जब बनारस से शिव प्रसाद गुप्ता आज अखबार निकालते हैं और बाबूराव विश्व पराड़कर उसके संयुक्त संपादक होते हैं। और स्लोगन हर अखबार का एक मोटो होता था, जैसे जेम्स अगस्टस सिक्की ने कहा था ओपन टू ऑल पार्टीजन बट इन्फ्लुएंस बाय नन। उसी तरह से आज का मोटो था, जो मानस से वो पंक्ति ली थी बाबूराव विश्व पराड़कर ने, पराधीन सपने सुखना है। और उसी साल माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर निकाल रहे हैं। और दोनों अखबार आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जब उसके पहले गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप निकाल चुके थे, सरस्वती की धूम थी, वो साहित्य की ऐतिहासिक पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक उसके संपादक थे। और आज को बहुत प्रताड़ित होना पड़ा। और उसके बाद देखिए इसी शहर से निकला था उस मतवाला ने किस तरह से गांधी की संवेदना का प्रसार किया। 1930 में जब प्रेमचंद हंस के संपादक हुए, उनको भी जब्ती का शिकार होना पड़ा, उनसे जमानत मांगी गई। शिवभजन सहाय जागरण निकालते थे उस समय। तो जेल जब्ती और जुर्माने से जूझती हुई उस पत्रकारिता में जो मानव तय की, और 3 तरह के मानव तैयार किए। एक तो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा हर काल परिस्थिति में संपादकों को करनी चाहिए, और दूसरा कि भाषा का संस्कार भी होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि किस तरह की भाषा का प्रयोग स्वराज अखबार करता था, या मौलाना अबुल कलाम आजाद करते थे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते थे। आजादी के बाद की पत्रकारिता की बात करें, हम सिर्फ संक्षेप में कलकत्ता तक अपनी बात सीमित रखना चाहेंगे। तो आजादी के ठीक बाद देखिए कलकत्ता में एक अखबार 1948 में निकला। मुझे लगता है कि पत्रकारिता में जिनकी रुचि है तो उन्हें 3 आत्मकथाएं जरूर पढ़नी चाहिए। एक आत्मकथा है मूलचंद अग्रवाल की, जो विश्वमित्र के संस्थापक संपादक थे। 1970 वो बताते हैं, उस आत्मकथा का शीर्षक है पत्रकार की आत्मकथा, और उसमें मूलचंद अग्रवाल बताते हैं कि 1917 में कैसे उन्होंने कलकत्ता से एक अखबार शुरू किया दैनिक, और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से जो शुरू में उसका जो अंक निकला था उसका नाम था विश्वामित्र। फिर उनके शुभचिंतकों ने कहा कि नहीं आज की मात्रा हटाइए, तो फिर विश्वमित्र हुआ। और फिर उस समय की जितनी सांस्कृतिक और साहित्यिक मेधाएं थी, सबसे बाबू मूलचंद अग्रवाल ने जोड़ा अखबार को। उसका साप्ताहिक परिशिष्ट निकालते थे, अलग से मासिक पत्रिका निकालते थे, उसके सारी की सारी फाइल सेठ सूरजचंद जालान पुस्तकालय में यहाँ उपलब्ध है, नेशनल लाइब्रेरी में भी। और ब्रिटिश कुशासन की आलोचना करने के कारण बाबू मूलचंद अग्रवाल को जेल में, और जब प्रेसिडेंसी जेल में गए बड़ा मनोहारी चित्रण करते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, ऋषि अरविंद घोष जेल में थे। तो सबने कहा कि आइए आइए अग्रवाल साहब। तो एक ऐसा संपादक इसी कलकत्ता में हुआ। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पर सीताराम
अग्रवाल जी के पोस्ट देखे थे, मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह अखबार रिवाइव हो रहा है, सिलीगुड़ी सूचना किसान आ रहा है। तो 1948 में जब यहाँ सन्मार्ग आया और उसमें अकाउंटेंट थे, उनकी भी आत्मकथा है, रामावतार गुप्त जी की आत्मकथा, तो शायद 2009 में या 10 में आई थी, वह है, वह भी मैंने पढ़ी है। उस आत्मकथा में रामावतार गुप्त जी बताते हैं कि कैसे बनारस में उसका प्रकाशन शुरू हुआ था, कैसे वो कलकत्ता आया, कैसे वो अकाउंटेंट थे, वो कैसे फिर निदेशक बने और कैसे फिर मालिक बने और कैसे वो सद्भाव रखते थे और पूरी। और लेकिन आरंभिक वर्षों में 50 के दशक में, 60 के दशक में जब सन्मार्ग आया कि यहाँ लोकमान्य छप रहा था और उसकी प्रसार संख्या भी ठीक ठाक थी, नवभारत टाइम्स भी छपता था, लेकिन बाद में नवभारत टाइम्स बंद हो गया। उस कालखंड में भी विश्वमित्र नंबर 1 था। बहुत रोचक प्रसंग है, दोनों आत्मकथाएं अगर आप पढ़ी जाए तो लगेगा कि एक अखबार कैसे चलता है, कैसे बहुप्रसारित होता है। लेकिन इमरजेंसी के समय सन्मार्ग के विशेष संवाददाता थे, रामावतार गुप्ता ने बहुत प्रेम से याद किया है, पूरी आत्मीयता के साथ वो संस्मरण लिखा है अपनी आत्मकथा में कि हीरालाल चौबे से चंद्रशेखर की निकटता थी और कलकत्ता को ज्योतिष वगैरह हाथ भी दिखते थे और ठीक ठाक पत्रकार थे। INS में उनका ऑफिस था, तो INS में सारे अखबारों का ऑफिस है, तो इमरजेंसी की जो खबरें आती थी और उस समय वह जब आप जानते हैं कि जब इमरजेंसी लगी 1975 में, तो कई अखबारों ने अपना एडिटोरियल छोड़ दिया था। और भगवान दास अरोड़ा को याद करना चाहिए। भगवान दास अरोड़ा बनारस से अखबार निकालते थे, शांत अखबार गांडीव, और पहले पन्ने पर उन्होंने 25 जून को लिखा था प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद, 108 था और नीचे भगवान दास अरोड़ा, फिर उनको पकड़ लिया गया। नई दुनिया ने अपना एटीट्यूड में स्लाइड लिया, मतलब मैंने कहा था जितेंद्र जी से, तो मैं स्लाइड आपको दिखाता और रिसर्च के समय वो सब बहुत काम आया था मुझे। तो उस कालखंड में उनको बहुत हीरालाल चौबे के संसाधन संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसी खबरें ब्रेक की कि सन्मार्ग की प्रसार संख्या बढ़ गई। 1975 का जिक्र है तो मुझे एक ऐसे बेनेट एंड कोलमैन का एक अखबार है, आप जानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉबर्ट नाइट उसके संपादक थे, संस्थापक संपादक। वह रॉबर्ट नाइट एक ऐसे व्यक्ति हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के फाउंडर एडिटर थे 1861 में, और स्टेट्समैन के भी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया के बॉम्बे एडिशन में, वो तो अंग्रेज परस्त अखबार था, पायनियर अंग्रेज परस्त अखबार था, वो 1857 की जनक्रांति में सब म्यूटिनी करते थे, विद्रोह करते थे, सारे अखबार वाले करते थे। उसी में बॉम्बे एडिशन में एक ऐसे सज्जन थे कि उन्होंने इमरजेंसी का विरोध करने के लिए ऑब्लिक्विटी कॉलम का इस्तेमाल किया, श्रद्धांजलि पर जो सिंगल कॉलम होता है। और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, डिओक्रेसी डेम, बिलव्ड हस्बैंड ऑफ ट्रुथ, लविंग फादर of liberty, brother of faith, hope, justice, expired on 25th June 1975। ये लिखा था कि किस तरह से लोकतंत्र, सत्य, प्रेम और न्याय किस तरह से उनकी हत्या हुई। उसके भी पहले हम देख सकते हैं 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय सिर्फ कवरेज के आधार पर सन्मार्ग ने अपनी बढ़त बढ़ाई थी और उसको चलाने में उसमें वहां पाठक जी थे, फिर रमाकांत उपाध्याय थे। ये लोग कहां से, और जो कुछ भी हो, संपादकीय के मामले में रमाकांत उपाध्याय का कोई जोड़ नहीं है। तो 1971 में जो उन्होंने भूमिका निभाई या 1975 में, इसके कारण सन्मार्ग नंबर 1 बना। उसके बाद 1991 में, हालांकि उसके पहले
70 के दशक की भी बात करनी चाहिए, जैसे कि अभी जितेंद्र जितांशु ने और लोगों ने विशाल भारत का प्रसंग लिया। विशाल भारत रामानंद चटर्जी का उल्लेख किया था। तो रामानंद चटर्जी एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे जिन्होंने 1901 में प्रवासी निकाला बांग्ला में, 1907 में उन्होंने मॉडर्न रिव्यू निकाला, 1928 में उनको लगा कि नहीं, हिंदी में भी पत्रिका होनी चाहिए, उन्होंने विशाल भारत निकाला। बनारसी दास चतुर्वेदी उसके संपादक थे, फिर आगे हुए। और विशाल भारत ने किस तरह से बांग्ला और हिंदी के बीच सेतु बंधन का काम किया, उस प्रसंग में हम नहीं जाएंगे। लेकिन 70 के दशक में जब आनंद विहार पत्रिका को यह महसूस हुआ कि एक पत्रिका उसकी होनी चाहिए, उस तरह की पत्रिका जैसे कि 1965 में दिनमान निकली थी, 1950 में साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मियों का प्रकाशन हुआ था, अवकाश भी छप रहा था, तो रविवार निकला था। एसपी सिंह उसके संपादक थे। और 1991 में कलकत्ता की हिंदी पत्रकारिता को एक ऐसा अखबार मिला जिसकी तुलना हम आनंद बाजार पत्रिका से कर सकते हैं। आनंद बाजार पत्रिका का स्लोगन है बांग्ला भाषा, बांग्ला की भाषा, यानी कोई भाषा है, किसी भाषिक समुदाय की आशा होती है। गर्व के साथ एक बांग्ला भाषी जैसे कह सकता है कि ये हमारा अखबार। तो 1991 में एक ऐसा अखबार मिला कलकत्ता को कि हाँ, ये है हमारा अखबार। वो बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना संपन्न अखबार था, वह जनसत्ता। और जनसत्ता में थोड़े दिनों में ही 50,000 की प्रसार संख्या क्रॉस की थी, 1 लाख तक उसकी प्रसार संख्या पहुंची थी। धीरे धीरे उसका फिर गिरने लगा। और 2000 में एक और अखबार आया यहाँ, प्रभात खबर, वह भी है। लेकिन मित्रों, उसके पहले हम देखें तो 1972 में वो छोटे पैमाने पर चले गए। नेवर जी, हमने देखा है कि नेवर जी का छोटे साइज में एक सांझ अखबार निकालते थे। रविंद्र सरनीमिन का था, बाद में वो वहाँ चले गए थे कई करो में, अब आए हैं थिएटर में। बहुत छोटे पैमाने पर सांझ दैनिक इन्होंने शुरू किया। फिर मॉर्निंग एडिशन हुआ। 50 साल से अखबार निकालना मामूली नहीं है। और चैनल एक स्थापित किया, प्रेस काउंसिल के मेंबर थे, और कम से कम पत्रकारिता दिवस पर आयोजन कर लेते हैं, सबको पूछते भी हैं। मैंने जितेंद्र जी से क्या कर किया था कि इस आयोजन में हर संपादक को बुलाइए, कोई आए या ना, आप संवाद कीजिए। एक अच्छी बात यह है कि भाई भारत मित्र पुनर्नवा हो गया है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसी निवेदन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि जब उदंत मार्तंड बंद हुआ, जब शुरू हुआ, तो उसका जो विशेष संपादकीय था, जो पहले पन्ने पर छपा था, उसमें जुगल किशोर शुक्ल ने लिखा था, हिंदुस्तानियों के हित के हेतु हिंदी का अखबार है। वो सिर्फ हिंदी समाज की बात नहीं कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा है, हिंदुस्तानियों के हित के हेतु। तो उसमें एक तरह से हिंदी की आदि प्रतिज्ञा भी है कि पत्रकारिता वह है जो पूरे देश के हित की बात है। और जब बंद हुआ अखबार, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि पाठक नहीं, पाठकों के अभाव में बंद कर रहे हैं। इतने सारे अखबार यहाँ निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। किसी हाकर से भी हम पूछ सकते हैं जिस इलाके में रहते हैं। मुझे नहीं पता है कि सभागार में जितने लोग हैं किनके घरों में हिंदी अखबार आता है। तो ये आत्ममंथन करना चाहिए। भारत मित्र जैसा ऐतिहासिक अखबार क्यों नहीं बाजार में? विश्व मित्र जैसा ऐतिहासिक अखबार क्यों नहीं बाजार में? राजस्थान पत्रिका भी अब आ गया है, तो इसका आत्ममंथन करना चाहिए। बस इतनी बातें मुझे करनी थी। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। आप सबका बहुत बहुत आभार।